नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय में स्टॉक और प्रवाह क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है और जो स्टॉक और प्रवाह होता है उसमें क्या अंतर है, समय निश्चित बिंदु और समय अवधि का अंतर होता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आय के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन किए बिना हम राष्ट्रीय आय को नहीं समझ सकते। तो राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में हमने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में 5 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है घरेलू यानी गृहस्थ क्षेत्र, दूसरा होता है उत्पादक यानी व्यवसायिक क्षेत्र, और तीसरा होता है सरकारी क्षेत्र, चौथा होता है पूंजी बाजार और पांचवा होता है विदेशी क्षेत्र। तो लेकिन हम लोग जब जो 2 क्षेत्रीय मॉडल है इसको अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बाकी के भी सारे जो भी आय के चक्राकार प्रवाह के मॉडल हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि देखिए 2 क्षेत्र हैं, जैसे एक गृहस्थ है यानी एक है घरेलू क्षेत्र और एक है उत्पादक क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र। तो घरेलू क्षेत्र क्या देता है, उत्पादक क्षेत्र को अपनी सेवाएं देता है यानी साधन देता है उत्पादन के, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये उद्योग क्या देते हैं या उत्पादक क्या देते हैं, इनको इन्हीं साधनों की सेवाओं का प्रतिफल देते हैं जो कि लाभ, लगान, ब्याज, मजदूरी के रूप में इनको दिया जाता है। फिर ये अपने उसी व्यय को किसी भी फर्म या उत्पादक से अपनी वस्तुओं और सेवाओं को खर्च करने के लिए उसी धन को वो खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से आय का जो ये प्रभाव होता है ये चलता रहता है। और इसमें ये मान लेते हैं कि ये दोनों ही क्षेत्र बचत नहीं करते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। ये अपने आकस्मिक खर्च के लिए, जैसे कभी कोई बीमारी है, कोई प्रोग्राम होना है घर में, इसके लिए ये थोड़ी सी बचत करते हैं, और ये अपनी घिसावट व्यय को खर्च पूर्ति करने के लिए बचत करते हैं। फिर ये दोनों ही इस बचत को पूंजी बाजार में डाल देते हैं। पूंजी बाजार का मतलब है जैसे बैंक हैं, चिट फंड्स हैं और बीमा कंपनियां हैं इत्यादि, ये पूंजी बाजार है। तो हमें आशा है कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। स्टॉक और प्रवाह क्या है इसको भी मैंने समझा दिया है। लेकिन राष्ट्रीय आय को समझने के लिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है वस्तुएं। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि जब आप राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को पढ़ेंगे, आगे उनके मापने की विधियों को पढ़ेंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगी कौन से वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है और कौन सी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो जो आपके कोर्स में है, आपके जो सिलेबस में है, जो वस्तुएं वो 4 प्रकार की हैं। पहली वस्तु है उपभोग वस्तुएं यानी कंजप्शन वस्तुएं, गुड्स। दूसरी है पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल, और अगली है अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल गुड्स, और ये आपकी मीडिएटर गुड्स हैं। तो ये आपके 4 प्रकार की ये वस्तुएं हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि कंजप्शन गुड्स कौन सी होती हैं या उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं। देखिए हमारी जो उपभोग वस्तुएं होती हैं वो किसी भी उपभोक्ता के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए जब वो प्रयोग की जाती हैं तो वो वस्तुएं उपभोग्य वस्तुएं कहलाती हैं। और ये वस्तुएं अंतिम वस्तुएं भी कही जाती हैं, क्योंकि इनका प्रयोग उत्पादन कार्यों में नहीं होता है। अब उपभोग वस्तुएं जो होती हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, एक होती हैं टिकाऊ और दूसरी होती हैं गैर टिकाऊ। अब गैर टिकाऊ और टिकाऊ वस्तुओं में क्या है, जैसे देखिए मुझे गर्मी लग रही है और मुझे हवा खानी है, तो इसके लिए मैं पंखे का यूज करूँ, पंखे को खरीदूंगी, तो ये टिकाऊ वस्तु होगी जिसका प्रयोग मैं हवा खाने के लिए तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं उत्पादन कार्यों में इसका प्रयोग, इस पंखे का प्रयोग नहीं कर सकती। और इसी तरीके से मुझे भूख लगी है तो मैं
रोटी खाऊंगी या जो मैंने खाना खरीदा है या मैंने बनाया है तो वो खाना मैं अपनी भूख शांत करने के लिए खाऊंगी। और ये क्या होगा, ये गैर टिकाऊ वस्तु होगी। क्योंकि जैसे मैं बाजार गई, हमने टिक्की खाई, पानी के बतासे खाए, तो ये गैर टिकाऊ वस्तु है, यानी उपभोग हो गया इसका, एक ही बार में इसका प्रयोग खत्म हो जाएगा। ये टिकाऊ वस्तु नहीं है, ये गैर टिकाऊ वस्तु की श्रेणी में आएगी। लेकिन अगर हमने पंखा लिया है तो ये टिकाऊ वस्तु की श्रेणी में आएगा और ये हम इसकी हवा बार बार खा सकते हैं। तो ये थी हमारी उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं हमने आपको ये पहले भी बताया और फिर बता रहे हैं कि उपभोग वस्तुएं वही होती हैं जिनको हम प्रयोग एक बार करते हैं और बस हमें उनका फायदा या उनकी हमें संतुष्टि मिल जाती है। और उपभोग वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, गैर टिकाऊ और टिकाऊ वस्तुएं। तो इनको जान लेते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपभोग की जाती हैं। तो वे वस्तुएं जिनका आगे की प्रक्रिया में कोई भी यानी उत्पादन जो होता है उसकी प्रक्रिया में कोई भी योगदान नहीं होता है या उनका प्रयोग नहीं होता है। तो ये होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं। अब उत्पादक वस्तुएं वे हैं जो कोई भी उत्पादन करता या कोई भी फर्म उनको खरीदती है, यानी उत्पादित वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो वो कहलाती हैं उत्पादक वस्तुएं। तो ये उत्पादक वस्तुएं और उपभोग वस्तुएं हो गई। अब हम आ जाते हैं दूसरी वस्तु पे, जिसका नाम है पूंजीगत वस्तुएं। अब पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल वस्तुएं कौन कौन कैपिटल गुड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीन, औजार, यंत्र, भवन, कोई कंपनी, तो ये सब क्या है, ये पूंजीगत वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग और उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है। और जो एक बात मैं बताना भूल गई, जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, उपभोग्य वस्तुएं होती हैं, उन्हीं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो ये पूंजीगत वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम और अधिक उत्पादन कार्यों में करते हैं, तो वो वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं और इन्हें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इनकी राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को पढ़ेंगे तो जो 4 अवधारणाएं हैं इसकी मेन की, जीडीपी जिसको हम कहते हैं और जीएनपी कहते हैं जिसको, या एनडीपी कहते हैं, एनएनपी कहते हैं जिनको। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जब इसकी हम अवधारणाओं को पढ़ेंगे तो जब हम ये वस्तुएं नहीं जानेंगे कि क्या पूंजीगत होती हैं, क्या उपभोग वस्तुएं होती हैं, क्या अंतिम वस्तुएं होती हैं, क्या आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि राष्ट्रीय आय में किनको शामिल किया जाता है और किन्हें शामिल नहीं किया जाता। तो ये आपकी, अब हम आ जाते हैं अंतिम वस्तुओं पर। अंतिम वस्तुओं को उपभोग वस्तुओं जैसी ही वो होती हैं, क्योंकि जैसे ही इनको हम, जैसे कोई भी उपभोक्ता इनको खाने पीने में या किसी के लिए प्रयोग करता है, इनका भी उत्पादन कार्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है और अंतिम वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि देखिए अंतिम वस्तुएं क्या हुई, उत्पादन करता इनका प्रयोग अपने कच्चे माल के रूप में भी अपनी फर्म में इनका प्रयोग नहीं कर सकता है। देखिए ये अंतिम वस्तुएं, जैसे कि मान लीजिए कोई उपभोग करता बाजार से गेहूं लाया, तो वो उत्पादन कार्य में तो उसका प्रयोग करेगा नहीं, वो उसका आटा पिसाएगा और उसकी रोटी बनाएगा और खुद खाएगा। तो ये क्या हो गई, ये अंतिम वस्तुएं हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय आय में उपभोग वस्तुओं को शामिल किया जाता है और अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, पूंजीगत वस्तुओं को और मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हमारी अंतिम वस्तुएं लगभग उपभोग वस्तुओं के बराबर ही हैं, लेकिन इसकी कैटेगराइजेशन इसलिए है क्योंकि ये अंतिम वस्तुओं के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि बाजार से किसी भी रूप में उपभोक्ता इनको लाता है, उसका रूप बदल कर इनका प्रयोग कर सकता है अपने उपभोग के लिए, ना कि उत्पादन कार्यों के लिए। तो चौथी वस्तु पे हम आ जाते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जिनका उत्पादन कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कच्चा माल, जैसे कि मान लीजिए सूती कपड़ा उद्योग है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें कपास चाहिए होगा,
कपास से फिर रुई बनेगी, फिर धागा बनेगा। तो ये कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? ये मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं, जिनका उपयोग हम अन्य उत्पादन कार्यों के लिए करते हैं, जो कच्चे माल के रूप में। तो वो वस्तुएं कहलाती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, यानी जिनको किसी भी फर्म उत्पादन कार्य में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती है। जैसे रुई है हमारी, कपास है, और बर्तन बन रहे हैं तो स्टील है, पीतल है। तो ये कच्चे माल का रूप कहा जाएगा, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं कही जाएंगी। दो शब्द और आए हैं। पहला है विनियोग, और दूसरा है आपका शुद्ध विनियोग। पहले हम इन शब्दों के अर्थों को अगर समझ लेंगे तो राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी हमें बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छी तरीके से हमको जानकारी मिल जाएगी कि इस राष्ट्रीय आय को हम कैसे मापेंगे, कैसे इसकी अवधारणाओं को समझेंगे। इसकी हमें, अब जो विनियोग है वो क्या है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है। विनियोग क्या होता है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के अंदर होता है। इसको मैंने पिछले अपने चैप्टर में समझाया भी है कि पूंजी निर्माण क्या होता है। पूंजी निर्माण देखिए वो होता है कि जैसे कि हम इस बात को एक बैंक के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहली बैंक है, फर्स्ट बैंक है, इसको माना हमने स्टेट बैंक, इसको मान लिया। तो क्या है, इसको हमने 100 रुपए दिए, जमा किए, इसमें 100 रुपए किसी ने भी जमा किए। तो जब ये क्या करेगी, ये दूसरी बैंक को जब देगी तो 100 का 20% अपने पास रख लेगी। 20% अपने पास रखेगी, यानी 20 रुपया। 100 का 20% हुआ 20 रुपया, इसको रख लेगी। बाकी 80 रुपए ये दे देगी दूसरी बैंक को। जब दूसरी बैंक क्या करेगी, वो भी इसका 20% अपने पास रखेगी और दूसरी बैंक को दे देगी इसका बाकी 80%, यानी 16 रुपए निकालेगी वो 80 में से। तो कितना बचेगा? 64 रुपए बचेंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है, यही पूंजी निर्माण कहलाती है। इसी तरीके से उत्पादनकर्ता भी करते हैं कि जैसे मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब प्रभाव और स्टॉक के अंतर्गत, क्योंकि जब स्टॉक होता है तो उसमें टूट फूट भी होती है, और जब हम उसमें बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया का कार्यक्रम चलता है। पूंजी निर्माण प्रक्रिया होती है उसी तरीके से। तो देखिए, तो ये ही पूंजी निर्माण है, यानी जो विनियोग होता है वो क्या है? वो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है। और शुद्ध विनियोग क्या है? सकल ह्रास, सकल जो हमारा विनियोग हुआ है, यानी सकल विनियोग जो पूरा हमने जो इसमें इन्वेस्ट किया है वो। तो इसमें क्या हम करेंगे? शुद्ध हमें कब मिलेगा? सकल विनियोग में से हम मूल्य ह्रास को घटा देंगे, यानी माइनस करेंगे। मूल्य ह्रास को हम घटाएंगे। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि मैं आपको मूल्य ह्रास के बारे में और भी आगे जब राष्ट्रीय आय बताऊंगी तो और भी समझाऊंगी। तो देखिए, मूल्य ह्रास का मतलब होता है टूट फूट, क्योंकि जब कोई भी उत्पादन प्रक्रिया होती है तो जब उसमें जो भी यंत्र लगते हैं, जो भी औजार लगते हैं, जो भी मशीनरी लगती है, वो टूट फूट भी उसमें होती है। तो वही टूट फूट को पूर्ति करने के लिए कोई भी उत्पादन करता अपनी बचत को पूंजी बाजार में जमा करता है। वहां से वो बचत को ब्याज भी प्राप्त करता है, समय पड़ने पर वहां से लोन यानी ऋण भी लेता है। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी सकल विनियोग में से अगर हम मूल्य ह्रास को घटा देते, यानी टूट फूट को घटा देंगे, तो जो भी मिलेगा वो होगा शुद्ध विनियोग, वो शुद्ध विनियोग मिलेगा। तो इस चैप्टर में मैंने आपको क्या वस्तुएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, यानी उपभोग वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, और अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, और पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसको देखिए, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको और समझा देती हूँ कि जैसे एक किसान है, उसने गेहूं की फसल की है अपने खेत में। तो देखिए, जो गेहूं उसका मान लीजिए 2000 रुपये का गेहूं हुआ, तो वो जो 1500 रुपये का गेहूं था वो अपने घर ले आया उसको, क्योंकि उसके घर में खाने वाले लोग हैं इतने ज़्यादा, तो वो 1500 का गेहूं वो खा जाएंगे। लेकिन 500 रुपये का उसने जो गेहूं था वो उसने एक ब्रेड बनाने को, यानी ब्रेकर को दिया।
अब ब्रेकर क्या करेगा, 500 रुपए के गेहूं से उसमें चीनी भी लगाएगा और थोड़े बहुत और भी अपने जो भी साधन है उनको लगाएगा। इसके बाद वो ब्रेड तैयार करेगा लगभग 2000 के। तो देखिए, अगर हम इन वस्तुओं को भी, मध्यवर्ती वस्तुओं को भी अगर शामिल कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का प्रभाव हो जाएगा, यानी 2 बार एक ही गेहूं की 2 बार गणना हो जाएगी। इसलिए हम मध्यवर्ती वस्तुओं को और पूंजीगत वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, उपभोग वस्तुओं को और अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं। उपभोग वस्तु और अंतिम वस्तुओं में यही अंतर है कि जो उपभोग वस्तु है उपभोक्ता डायरेक्ट उनका यूज कर लेता है, कि जैसे मान लीजिए हमने बनी बनाई टिक्की खाई और हमने सीधी खा ली। लेकिन अगर हम गेहूं लेकर आएंगे बाजार से उसका आटा बनवाएंगे, फिर रोटियां बनाकर खाएंगे, तो वो अंतिम वस्तु कही जाएगी। अंतिम वस्तुएं उत्पादन करता उनको नहीं खरीदता है, उसको उपभोग जो करता होता है वो उनको खरीदता है। यही अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। और मतलब उत्पादन प्रक्रिया में इनका कोई भी प्रयोग अंतिम वस्तुओं का नहीं होता है। तो अब मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से मैंने इस चैप्टर को समझा दिया है और आशा करती हूँ कि आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा और आप लोगों को मैं इसके बारे में आगे इसकी क्या अवधारणाएं हैं इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही। और मैं चाहूँगी कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे सूचित करें कि आपकी समझ में कितना आ रहा है। और हाँ, नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट है बोर्ड वाले बच्चों के लिए। धन्यवाद।